कौन से सीट से लड़ेंगे बार बार पूछते रहे, लेकिन अब आप कह गए हैं कि भाई एक पोस्ट वायरल हो रहा है, टाइगर का स्वागत नहीं करेंगे। डुमरी है, पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। पहले जो मीडिया से जो सूत्रों से खबर निकल कर आई कि हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से चंपई सोरेन गठबंधन कर सकते हैं। बड़ा कयास लगाया गया, लेकिन अंतोगत्वा वो फाइनली अपना निर्णय किया। एक दोस्त की तलाश थी, उन्हें लगा कि बीजेपी दोस्त हैं, चंपई आते तो आप ज़्यादा मजबूत होते। पूरी तरीके से जब चुनाव आयोग ने सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है, एक एक विधानसभा से 8 प्रत्याशी 10 प्रत्याशी हैं, मत्था पेचिए सीट को। अरे बहुत टेंशन होता है। पैर भी आता है। 2014, 19, 2024 इन 3 चुनाव से मेरा राजनीतिक नॉलेज है थोड़ा बहुत। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कभी इतना वोट नहीं मिला है। आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उनसे बहुत ज़्यादा वोट मिला है। तो डुमरी ने मेरा स्वागत किया है और उस स्वागत को मैंने स्वीकार किया है। और यही टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। डुमरी फाइनल। हाँ, एक सीट। अब तो समय नहीं बचा है, एक सीट फाइनल, मतलब डुमरी फाइनल कर दिया। डुमरी लॉक। एक सीट कौन सा सस्पेंस है? देखिए, मांडू टूंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। राजनीति एक तरीके से पूरे झारखंड में अभी गर्म है। आज से ठीक 2 साल पहले धनबाद की धरती से लगे एक आग ने अब पूरे झारखंड में एक कौतूहल के तरह है। कई चीज़ें आप देख रहे होंगे। राजनीतिक घटनाक्रम लगातार हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन अलग अलग परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक पार्टी की खूब चर्चा है, JLKM, झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति से उपजी एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो अभी झारखंड में भूचाल मचा रही है। सुप्रीमो जयराम महतो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, संघर्ष आपका लगातार जारी है। पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। सवाल तो पहला यही कि सब कुछ जो है अभी फ़िलहाल अगर राजनीति की हम बात करें तो बड़ा चर्चित चेहरा एक रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। पहले जो मीडिया से जो सूत्रों से खबर निकल कर आई कि हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से चंपई सोरेन गठबंधन कर सकते हैं। बड़ा कयास लगाया गया, लेकिन अंतोगत्वा वो फाइनली अपना निर्णय किया। एक दोस्त की तलाश थी, उन्हें लगा कि बीजेपी दोस्त हैं, चंपई आते तो आप ज़्यादा मजबूत होते। देखिए, हमें लग रहा है कि फिलहाल हम लोग जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके माध्यम से कभी डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनके जो कह सकते हैं इर्द गिर्द के रहने वाले उनके जो साथी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके माध्यम से अप्रोच किया गया था, लेकिन तब तक वो बीजेपी का दामन थाम गए। तो चलिए, उनको शुभकामनाएं, जैसे भी हैं जहाँ भी हैं खुशहाल रहें, अच्छे से रहें। कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे कि उनका डिसीजन सही रहा या गलत रहा? देखिए, मेरा मानना है एक वयोवृद्ध नेता हैं, जितना उनका राजनीतिक अनुभव है मेरी उतनी आयु नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी हमारी समझ है, विवेक है। और अगर आप स्किप कर जाते तो मुझे नहीं लगता है कि आप राजनीति करने आए हैं। स्किप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो होना है पुत्र मोह। एक तो रहा कि जेएमएम के माध्यम से उनके साथ जो व्यवहार रहा, जो खासकर उनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो पोस्ट किया था, अगर उसमें सच्चाई है, चूँकि पोस्ट है, उसमें सच्चाई कितनी है नहीं है तो जेएमएम जानती है और चंपई जी जानते हैं, लेकिन अगर उसमें सच्चाई है तो उनका जो पार्टी है उनका भी दोष रहा। लेकिन मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पुत्र मोह भी एक कारण है, क्योंकि जैसे ही वो दल में गए भारतीय जनता पार्टी में, देखिए आज एक पूर्व फॉरेस्टर पदाधिकारी ने आरोप लगाया उन पर, बाबूलाल सोरेन उनके पुत्र पर बहुत ज़ोरदार आरोप लगाया है। तो इन घटनाक्रम के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पर्दे में हैं और सामने नहीं है, लेकिन बाकी जो चंपई चचा रहे, नो डाउट वो बेदाग रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहे वो बेदाग रहे। तो कहीं ना कहीं उनके दामन में लगे दाग को धोने के लिए शायद ये बीजेपी के पाले में अपने आप को कर बैठे हैं। आप परिवारवाद को लेकर खूब मुखर होकर के बोलते रहे हैं। आप एक ये भी दावा कर रहे हैं, चूँकि अब आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है, आपको सिंबल मिल चुका है, कैंची छाप आ चुका है, सभी पार्टियों को काटने के लिए कैंची छाप अब लॉन्च हो चुका है। तो ये हमें बताइए कि आप परिवारवाद को लेकर के खूब बोलते रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ से जो जिनको टिकट मिला उनके परिवारों को कभी हम सांसद और विधायक का टिकट नहीं देंगे। कोल्हान का क्षेत्र 14 विधानसभा का क्षेत्र है, आप वहाँ क्या पाते हैं, कितने मजबूत आप दिखेंगे? देखिए, कोल्हान में नो डाउट हम लोग अपने आप को अच्छा पाते हैं, क्योंकि कोल्हान में हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम की सीट को लड़ा था लोकसभा में, और एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाया था जो नए थे, क्योंकि प्रत्याशी मिल नहीं रहा था। लोकसभा का चुनाव जो पुराने प्रत्याशी हमारे साथी रहे वो लड़ना नहीं चाहते थे, तो 50,000 वोट लेकर आए, मायने हैं। आज के परिवेश में एक लोकसभा में अभी कोल्हान चाईबासा एक अलग दुनिया है वो, और वहाँ से एक सीट है सरायकला जहाँ हम लोग 30,000 वोट ले गए, 30,000। तो 30,000 वोट एक नए प्रत्याशी का ले आना
मायने है और सम्मानजनक वोट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोल्हान में भी हम लोग अच्छा करेंगे। उसके बाद कोल्हान की एक सीट रांची लोकसभा में आती है, जहां हमारे प्रत्याशी को 45,000 से ज़्यादा वोट मिला है। तो स्पष्ट है कि कोल्हान में भी हमें सम्मान मिल रहा है। एक सीट में 45,000 वोट आना, 30,000 वोट आना, एक नई पार्टी का अभी विदाउट सिंबल, विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो मेरे हिसाब से कोल्हान में हमारी जो उपस्थिति होगी JLKM की धक्कड़ होगी। बताया जा रहा है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो 25 विधानसभा सीट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव जयराम डाल सकते हैं। आदिवासी, चूंकि जो संथाल परगना को छोड़ दीजिए, कोल्हान में ठीक है, लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका मानना है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो 25 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बड़ा दबदबा रहेगा। हाँ बिल्कुल। क्या इसको लेकर कोई रणनीति बनाया गया है? क्या तैयारी वो लेकर स्ट्रेटजी है, हमारी रणनीति है। जो उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 सीटें आती हैं, 7 जिले, वो हमारा एक अवैध किला रहेगा, जिसको भेदा नहीं जाएगा, अवैध किला रहेगा। और उस अवैध किले में हम लोग जोरदार घेराबंदी करने की तैयारी में है। और नो डाउट वहाँ से जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो सबको चौंकाएगा, पूरे प्रदेश को चौंकाएगा। उसी का परिणाम है गिरिडीह लोकसभा में 3.5 लाख वोट, धनबाद लोकसभा में एक नए नवेले प्रत्याशी को 80,000 वोट, ठीक उसी प्रकार हजारीबाग लोकसभा में एक नए नवेले प्रत्याशी को 1.5 लाख वोट। तो ये चौंकाने वाले रिजल्ट स्पष्ट है कि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को एक तरह से घेराबंदी कर लेंगे। हजारीबाग सीट को लेकर के संजय मेहता को लेकर भी खूब चर्चा होगी। अब चूंकि क्या वो सच में इस बार प्रत्याशी हैं या नहीं है इस बार? देखिए, सबसे पहली बात है उन्होंने आवेदन नहीं किया है, जो पार्टी के प्रोटोकॉल के विपरीत है। तो पार्टी अपने प्रोटोकॉल के खिलाफ कतई नहीं जाएगी। अब अगर वो प्रत्याशी होंगे, जैसे उनका बरी क्षेत्र आता है, तो बरी में मान के चलिए 5 लोगों ने आवेदन दिया है, तो उनसे उनका NOC लेना होगा, स्पष्ट है। तो इसी लेकर के चुनाव लड़ हाँ बिल्कुल। अगर जिन 5 लोगों ने पर्चा भरा है, अगर वो उनको NOC देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो फिर उन सीटों में उनको हम लड़ा सकते हैं जहां से पर्चा नहीं आया है। लेकिन उन्होंने पर्चा नहीं भरा है, दैट मीन्स वो विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उन सीटों से तो नहीं होंगे जहां से लोगों ने पर्चा भरा है। प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल, रूल इज रूल, चाहे कोई रहे। ऐसा कुछ था कि वो कोई सीट मांग रहे थे कि भाई हमें मांडू से लड़ना है? देखिए, उन्होंने कहा था, उन्होंने सबसे पहले रामगढ़ कहा, मांडू कहा, तो हमने कहा देखिए लोकसभा में आप खुद बोल के आए थे कि हम लोकसभा लड़ेंगे, उसके बाद संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन के लोगों को लड़ाएंगे। लेकिन चलिए, अच्छी वोट आ गई, संगठन के नाम पे आया, हमारे संघर्ष के कारण आया, एक अनोखे नेतृत्व के कारण आया। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने उनको सजेशन किया, बरी, बरकट्ठा और सदर, 3 सीटें जो आप जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो उन भौगोलिक क्षेत्र में उस समीकरण में मैंने उन्हें कहा कि उन 3 सीटों का प्रीफर करें और चुनाव लड़िए, स्वागत है। एक जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि जिन प्रत्याशियों को आप चुनावी मैदान में उतारे, इसमें किसी को संदेह नहीं है कि जयराम महतो के नाम पर उनको वोट मिला। अब जब चूंकि विधानसभा के चुनाव हैं, कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव परिणाम के बाद कई नेता कहलाएंगे। हो सकता है कोई सीटें हार जाए, लेकिन अच्छे वोट के साथ वो नेता स्थापित हो जाएंगे। आपको इस बात का डर सताता है कि जिस तरीके से संजय मेहता के साथ जो चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी हुई, आपको लगता है आने वाले समय में इस तरह के जो नेता हैं वो आपके पार्टी के लिए क्षति कर सकते हैं? देखिए, जो लोग महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, जो लोग निजी स्वार्थ लेकर आए हैं, स्वाभाविक है डर रहेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डर के कारण हम लोग जीना छोड़ दें। मुझे मालूम है कि मर जाएंगे एक दिन, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम खाना पीना जीना छोड़ दें। तो नो डाउट ऐसी परिस्थितियाँ आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बातें हैं और हम लोग अच्छा नेतृत्व तराश रहे हैं, विश्वसनीय नेतृत्व तराश रहे हैं, और हमें लगता है कि विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छे लीडर्स सामने आएंगे जो भविष्य में इस राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लेने का काम करेंगे। कई तरह के ऑफर आए, आपने कहा कि भाजपा से या फिर इंडिया गठबंधन से गठबंधन का स्वरूप तैयार कर लिया जाए। आप कहे कि नहीं भाई, अगर हम चुनाव के बाद ये सब चीज़ें करेंगे। आपको लगता है चुनाव क्या आंकड़ा रह सकता है? चूँकि आप बड़ा स्पष्ट कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि हम जो भी कहते हैं स्पष्टता जरूरी है, और किसी भी तरह का ये लोकसभा के चुनाव में भी आप कह रहे थे कि भाई हम कम से कम 1 सीटें 2 सीटें, बड़ा प्रमुखता से कहते हैं आप, बाकी पार्टियों की तरह नहीं। जो उनका बयान आता है आप बड़ा मजबूती से बात रखते हैं। 60 सीटों में कितना प्रभाव है, कितने सीट आने के आसार हैं? देखिए, सबसे पहली बात हमें लगता है उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 सीटें हैं, उन 25 की 25 सीटों में हमारा प्रभाव रहेगा। जब हम संथाल परगना में प्रवेश करेंगे तो जामताड़ा, नाला, सारठ, गोड्डा, पोड़ैयाहाट, महागामा, इन सीटों पर हमारा स्पष्ट प्रभाव रहेगा। जब हम रांची प्रवेश करेंगे तो सिल्ली, कांके, खिजड़ी, तमाड़, इन सीटों पर हमारा जोरदार प्रभाव रहेगा। जब हम कोल्हान प्रवेश करेंगे तो ईचागढ़, सरायकेला, खरसवां, जुगसलाई, बहरागोड़ा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, घाटशिला, इन सीटों पर हम लोग का बहुत बेहतरीन प्रभाव रहेगा।
लेकिन हमें मानना लग रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो जहां हम लोग प्रभाव में हैं उन सीटों के परिणाम में बदल सकते हैं। एक जो बड़ी समस्या आती है आर्थिक रूप से, चूँकि आप कई ऐसे दावेदार हैं जो एक तरीके से चुनावी दंगल में हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, शायद अब वो नेता बनेंगे, चुनावी दंगल में भी होंगे। आर्थिक रूप से आपकी पार्टी किस तरीके से, चूँकि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बड़ी पार्टियां हों चाहे नवी पार्टियां हों, एक डोनेशन का स्वरूप तैयार करती है। आपको लगता है कि इस बार चुनाव में आम जो लोग हैं, जिस तरीके से लोकसभा में लोगों ने डोनेशन दिया, विधानसभा में भी इस तरीके से आप लोगों के साथ लोग नज़र आएंगे, मतलब डोनेशन देते नजर आएंगे? देखिए, हम लोग एक बार फिर से अपील तो करेंगे। अगर आप मान के चलिए डोनेशन के लिए अपील नहीं भी करते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं तो इस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि जो लड़का लोकसभा में चंदा मांग रहा था और विधानसभा कैसे लड़ रहा है, तो सवाल वहाँ भी खड़ा होगा। तो नो डाउट जो हमारा रूट है, जो हमारा चुनाव लड़ने का पद्धति है, उसको हम लोग फिर से फॉलो करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से किसी कॉरपोरेट से अवैध रूप से चंदा लेकर चुनाव लड़ने से अच्छा है जनता से 500 रुपये मांग के चुनाव लड़ा जाए। देखिए, मैं चूंकि समय नहीं मिल रहा है, मैं आपको सार्वजनिक करूंगा कि जो चंदा मेरा आया कम से कम इतना मोटा हो जाएगा, 1-1 रुपया। मतलब जिन लोगों को हमने जिम्मा दिया था अपना बैंक अकाउंट, वो परेशान हो गए थे। 1-1 रुपया का हिसाब लिखना पड़ता था और हमको लगता है कि हज़ारों लोगों ने 1 रुपया भी दिया है। तो इतना फाइलिंग है हमारे पास। तो भैया उसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर जनता का चुनाव है, जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के पैसे से लड़ रहे हैं, कितना पैसा लिया हमने? तो किसी से 1 लाख 10 लाख नहीं लिया। हार्डली अगर किसी ने दिया होगा तो हमें लगता है कि 50,000 दिया होगा, अभी 4-5 किस्तों में दिया होगा। उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता किसी ने हमें मतलब एज ए डोनेशन दिया है। बाकी 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ये राशि मैक्सिमम थी और उसको लेकर हम लोग बैठेंगे भी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमें लगता है इतना हो जाएगा। तो नो डाउट हमें लगता है कि ये क्राउड फंडिंग और चुनाव चंदा से, जनता के सहयोग से लड़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। उससे तो अच्छा है जो आप फैक्ट्रियों से लेते हैं। मैं कुछ दिन पहले की अपनी घटना बता रहा हूँ। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं विराट, अगर फ्यूचर में कभी, चूँकि अभी तो मित्र हैं तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में बाकी लोग जिस मनमुटाव करते हैं वो उस दिन जरूर बोलेंगे। रांची में बैठे हैं, 2 फैक्ट्री के ऑनर थे, आगे गाड़ी में बैठे हैं और लगभग इतना पैसा था, हमारे हाथों में से थमा दिए। हम तुरंत, मतलब हमें लगता है माइक्रो सेकंड का भी लेट नहीं हुआ, हमने उन्हें रिटर्न वापस कर दिया। क्योंकि हमने उतना पैसा कभी जीवन में देखा नहीं, तो अनुमान कितना था हम अंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने किताब का वजन उठाया है, 2 kg था। अच्छा। जो बंडल में पैसा था मेरे हाथों में, जो मुझे दिया गया था, वो लगभग 2 kg के आसपास था। तो मैंने वही उनको तुरंत, मतलब 5 सेकंड भी लेट नहीं हो, मैंने उन्हें वापस कर दिया कि चुनाव हम जनता के पैसे से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सभी लोग भाप चुके हैं कि ये पॉलिटिक्स में लड़का आ रहा है, तो आने से पहले इसको अपने गिरफ्त में हम लोग ले लें। तो भैया हम में और बाकी नेताओं में फ़र्क क्या होगा? तो इसीलिए ये जनता को तय करना होगा। हम भी अगर उनके चंदे से चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम कभी उनके खिलाफ ना बोल पाएंगे, ना कभी मजदूर के हित को लेकर धरने पर बैठ पाएंगे, ना उनके द्वारा जो गलत तरीके से नीतियां कंपनी में, फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट की जाएगी उस पर हम आवाज़ उठा पाएंगे। तो अभी मान के चलिए गिरिडीह में प्रदूषण का मामला आता है, अगर मैं इनसे चंदा लेने लगूँ तो मैं प्रदूषण पर बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो पैटर्न हम लोगों ने अपनाया है, जनता के सहयोग से चुनाव लड़ना, इस पैटर्न को चलने दीजिए। नहीं तो फिर अगर हम लोग कॉरपोरेट की दलाली करने लगे तो फिर वहाँ हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि हम लोग अच्छा कहें बुरा कहें, हम लोग जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ेंगे। वो चावल दे, आटा दे, गेहूं दे, साग दे, सब्जी दे, उसको धन के रूप में परिवर्तित करते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब चूंकि आप सुप्रीमो हो गए हैं, अब पूरी तरीके से जब चुनाव आयोग ने सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है, एक विधानसभा से 8 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी हैं, मत्था पेची है सीट को अरे बहुत टेंशन होता है। पैर भी आता है? नहीं, फिर भी हम तक तो नहीं आता, क्योंकि सबको जानते हैं कि भाई ये बंदा स्पष्टवादी है। ये जो भी करेगा तो अपने तौर तरीकों से करेगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे से। हाँ, मतलब हम लोग सबसे पहले देखिए, जहाँ अगर मान के चलिए 10 प्रत्याशी हैं, मान के चलिए अभी हम जैसे गिरिडीह में बैठे हैं, नागेंद्र दा हैं, नवीन भैया हैं, रोकीदा हैं, शेख साहब हैं, मंडल जी हैं। तो मान के चलिए अगर ये 5 प्रत्याशी हैं, आवेदन दिया है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे कि 5 को पहले एक जगह बैठाएंगे, एक बार प्रयास करेंगे, इनको आपस में कहेंगे आप लोग एक बार समझौता कर लीजिए। आप लोग स्वयं मतलब रायशुमारी कर लीजिए, उसमें ना अध्यक्ष जी रहेंगे, ना महासचिव रहेंगे, ना जी मतलब पार्टी के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। हाँ, जो दावेदार हैं बंद कमरे में आप एक जगह बैठ जाइए, ओपन बैठना है, जहाँ बैठना है आपको, और एक बार आप लोग स्वयं आकलन कर लीजिए कि ये चुनाव केवल चुनाव लड़ना नहीं है, इस चुनाव में अपने आप को स्थापित भी करना है, क्योंकि आने वाले दिन झारखंड के लोग एक उम्मीद से आपको देख रहे हैं। तो ये हम लोग एक बार समन्वय स्थापित करने के लिए बाकायदा प्रत्याशियों को खुद एक मीटिंग अरेंज करेंगे। हालांकि मीटिंग हम लोग केंद्रीय महासचिव या अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही जारी होगा वो लेटर।
तो हम लोग एक ये जो आप बात रख रहे हैं, ये बड़ा स्पष्ट बात रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावेदार हैं, आपके झारखंड से कई लोगों ने पर्चा लिया है। ये स्पष्ट माना जाए कि जिस विधानसभा से 10 पर्ची आए हैं, 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी में अगर आपस में समन्वय बन जाता है तो इसमें सुप्रीमो को कोई तरह की आपत्ति नहीं को आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो मान के चलिए जैसे 10 प्रत्याशी है, 9 एनओसी मार देंगे एक लेटर पैड में। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए 2-4 लोग ऐसे रहें जो कहें कि भाई हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन एक आधार रहे कि अगर उनका ज़्यादा मत है, 8 लोगों ने अगर पर्ची भरा है और किन्हीं का 5 लोग अगर समर्थन में है किसी एक प्रत्याशी का, 3 लोग अगर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर पेच लगता है। देखिए, हमने पेच फंसेगा, लेकिन हम लोग बहुमत को डिसाइड करेंगे और उसके साथ जो हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उस विधानसभा में, हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं उस विधानसभा में, प्रखंड के पदाधिकारी जो उस विधानसभा में, उनका एक एक व्यक्ति का जो फीडबैक होगा वो महत्वपूर्ण होगा और उनके द्वारा बाकायदा हम लोग माने गोपनीय तरीके से एक लिफाफा या पोस्ट जो कार्ड अभियान चलाता है, उस कार्ड के तहत भी हम लोग मांगेंगे कि आप प्रधान कार्यालय में जो भी हमारे 2 वर्षों से या फिर 1.5 वर्षों से 6 महीने से जो हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं और संगठन के लिए काम किए हैं, चाहे वो पंचायत के हों या मैंने प्रमंडल के हों या केंद्र के हों, सदस्य हों या पदाधिकारी हों, वो एक पोस्टल कार्ड में अपने हस्ताक्षर के साथ अपने प्रत्याशी का नाम वरीयता के आधार पर हमें भेजें। अब चूंकि ज़्यादा सवाल शायद हम आपसे नहीं पूछना चाहते हैं, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक योजना की खूब चर्चा है और ये लगभग हमने भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो हमने ये पूछा कि भाई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, आप जितना भी प्रमंडल देख लीजिए, 5 प्रमंडल में 1-1 हज़ार की किस्ती चली गई है। अब हर 15 तारीख को 1-1 हज़ार रुपया जाना है। कहा जा रहा है कि भाई इस बार जो है ये मैया योजना जो है सो कारगर हो गया, भाजपा उसका काट नहीं निकाल पा रही है। जयराम भी इसको लेकर के मुखर होकर कुछ कहते रहे। काट है तो हम क्या काट है बता। हमारे पास काट ये है, हमने तमाम दीदी लोग को कह दिया है, तमाम चाची लोग को कह दिया है कि सरकार यदि आपको 1,000 रुपये दे रही है तो ले लीजिए, क्योंकि वो आपका हक है। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके बदले में आपको वोट करना है, क्योंकि अगर सरकार आपको 1,000 रुपये मंथली दे रही है तो बदले में सरकार को आपने दे दिया है। मुख्यमंत्री का महीना 3 लाख है, उनकी पत्नी का महीना 3 लाख है, उनके भाई बसंत सोरेन का महीना 3 लाख है, उनकी भाभी सीता सोरेन जी का तनख्वाह 3 लाख है, तो मुख्यमंत्री के परिवार में 12 लाख जाता है और मैया जी को 1,000 मिला है, तो हिसाब किताब बराबर है। तो अब समझदार है, हमारी मैया लोग भी समझदार है कि उन्होंने दिया, बदले में थोड़ा सा उनको मिला है। आज उनके परिवार में 12 लाख जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के परिवार में 3-4 विधायक हैं, तो 4 या 12 लाख रुपया उनको मंथली जा रहा है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो अब जनता समझदार हो चुकी है और मेरे ख्याल से अगर ये योजना अगर आप 2020 में लेके आते हैं तो स्वागत योग्य है, लेकिन आप 2024 में लेके आ रहे हैं अभी 1-1.5 महीना 2 महीना पहले, तो ये तो मूल रूप से राजनीतिक एजेंडा ही है। कौन से सीट से लड़ेंगे बार बार पूछते रहे, लेकिन अब आप कह गए हैं कि भाई एक पोस्ट वायरल हो रहा है, टाइगर का स्वागत नहीं करेंगे, डुमरी आ रहे हैं। हाँ, चूँकि डुमरी का इतिहास रहा है, कभी उस सीट में शेरे शिवा हुआ करते थे। बीच में टाइगर जगन्नाथ महतो ने उस सीट को संभाला और उस सीट से वहाँ की जनता ने सबसे ज़्यादा आशीर्वाद 90,000 वोट दिया है। 90,000 वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन, मैं 2014, 19, 2024 इन 3 चुनाव से मेरा राजनीतिक नॉलेज है थोड़ा बहुत। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कभी इतना वोट नहीं मिला है। आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उनसे बहुत ज़्यादा वोट मिला है, तो डुमरी ने मेरा स्वागत किया है और उस स्वागत को मैंने स्वीकार किया है और यही टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। डुमरी फाइनल। हाँ, एक सीट। अब तो समय नहीं बचा है, एक सीट फाइनल, मतलब डुमरी फाइनल कर दिया आप। डुमरी लॉक। एक सीट कौन सा सस्पेंस है? देखिए, मांडू टुंडी नहीं, देखिए मांडू, अच्छा, एक सस्पेंस रहा जाएगा, एक सस्पेंस रहेगा। मांडू भी हो सकता है, टुंडी भी हो सकता है, आपका बैरमो या गोमिया भी हो सकता है। अच्छा, ये 4 सीटों में से, हालांकि सिंदरी की ओर भी लोग बुलावा है, लेकिन मतलब मान के चलिए टुंडी, मांडू, गोमिया, बैरमो, इनमें से एक सीट जिसको फिलहाल सस्पेंस में रहने दिया जाए और जैसे ही चुनाव नज़दीक होगा, लोगों की सांसें धड़कनें तेज़ होंगी, उस समय दूसरे सीट की घोषणा की जाएगी। अब जो चूँकि अब औपचारिक बच गया है कि भाई कितने दिनों में जो है प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है। देखिए, हमें लगता है कि इस 10 सितंबर से पहले फर्स्ट फेज़ की घोषणा हो जाएगी। उसके लिए हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है तैयार हो चुकी है, संसदीय बोर्ड ने तैयारी कर ली है और बस
अंतिम मुहर कितना सीट पर आप लोग फर्स्ट 10 तारीख को लिस्ट कितने कम से कम 7 से 10 सीटों पर हम लोग पहले लिस्ट में प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द बाकी सीटों पर भी घोषणा कर देंगे।